जय हिंद दोस्तों, एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो उत्तराखंड में कुशाणोत्तर से गुप्त काल के बीच का जो टाइम पीरियड है उसके बीच में जितने भी ये राजवंश आए हैं, चाहे वो कुषाण काल हो, यौदेय वंश हो, कुलुत वंश हो, युगसैल का गोत्रीय राजवंश हो, ठीक है, या छांगलेश वंश, जितने भी ये बीच के वंश आए हैं, आज इससे रिलेटिव जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है छांगलेश वंश की राजधानी थी। जो छांगलेश वंश था, छांगलेश वंश की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर में, लाखामंडल में, कालसी में और चमोली में, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, जो छांगलेश वंश की राजधानी कहाँ पे थी? आपके लाखामंडल में स्थित थी। और याद रखना, जो छांगलेश वंश की जानकारी हमें मिलती है, छांगलेश वंश के मुख्य रूप से हमें कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसके जो भी अभिलेख मिलते हैं वो क्या मिलते हैं? खंडित अभिलेख मिलते हैं, यानी एक स्पष्ट जानकारी छांगलेश वंश की हमें नहीं मिलती है। लेकिन जितने जो प्रमाण मिलते हैं उन प्रमाणों से जो नाम सामने आता है उससे पता चलता है कि जो छांगलेश वंश था, छांगलेश वंश में जो पहला नाम आता है वो नरपति जयदास का आता है। किसका आता है? नरपति जयदास का, ठीक है। नरपति जयदास का नाम आता है। याद रखना, छांगलेश वंश की राजधानी थी कहाँ? लाखामंडल में। इसके खंडित अभिलेख प्राप्त होते हैं और छांगलेश वंश के बारे में जो पहला नाम मिलता है हमें, वो मिलता है किस राजा का? नरपति जयदास का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वार्षगोण्य राजवंश के संस्थापक थे। जो वार्षगोण्य राजवंश था, वार्षगोण्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? ऋषालु, सीलवर्मन, पोन या नरपति जयदास तो दोस्तों याद रखना कि जो वार्षगोण्य राजवंश था, जो क्या था? वार्षगोण्य राजवंश था। वार्षगोण्य राजवंश को जो संस्थापक थे, वार्षगोण्य राजवंश के संस्थापक किसको माना जाता है? पोन को वार्षगोण्य राजवंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। और अगर हम यहीं पे देखें कि जो वार्षगोण्य राजवंश का संस्थापक था, ठीक है, तो जो वार्षगोण्य राजवंश का संस्थापक था पोन था। और इसकी राजधानी कहाँ पे थी? आप इसकी राजधानी कहाँ पे थी? कालसी डाक पत्थर में इसकी राजधानी थी। कहाँ पे थी? कालसी डाक पत्थर में राजधानी थी, ठीक है। पोन संस्थापक था, कालसी क्या था? इनकी राजधानी थी। और इनका जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो कौन था? सीलवर्मन इनका सबसे शक्तिशाली राजा था। कौन था? सीलवर्मन इनका सबसे शक्तिशाली राजा था। सीलवर्मन इनका सबसे शक्तिशाली क्या था? राजा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रिसालू का दुर्ग स्थित है। जो रिसालू दुर्ग है श्रीनगर में, अल्मोड़ा में, कालसी में या जौनसार में? तो दोस्तों याद रखना, जो रिसालू दुर्ग है, रिसालू दुर्ग आपके कहां पे है? जौनसार में स्थित है। और याद रखना, इससे पहले मैंने कहा था कि जो युगसैल बोलो, गोत्रीय वंश बोलो, वार्षगोण्य बोलो, जो युगसैल का गोत्रीय वंश था उसका जो सबसे प्रतापी राजा था, अभी मैंने आपको बताया था, सीलवर्मन था, ठीक है। और उसी सीलवर्मन का पुत्र था कौन? ऋषालु। ऋषालु का दुर्ग हो गए कहां पे? जौनपुर में स्थित है। कहां पे स्थित है? जौनपुर में स्थित है, ठीक है। उसी का पुत्र किसका? सीलवर्मन का पुत्र ऋषालु। और ऋषालु का दुर्ग कहां पे? जौनसार में स्थित है। और ऋषालु जो सीलवर्मन था किस राज्य से संबंधित था? वार्षगोण्य राजवंश बोलो, युगसैल का गोत्रीय राजवंश बोलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किया था। बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों याद रखना, सीलवर्मन। बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने किया था? सीलवर्मन ने किया था। अभी मैंने आपको बोला सीलवर्मन, तो जो सीलवर्मन था किस वंश से संबंधित था? युगसैल का गोत्रीय राजवंश से संबंधित था। सबसे प्रतापी राजा कौन था? वार्षगोण्य का या युगसैल वंश का? तो सीलवर्मन था। इसका जो पुत्र था, वो कौन था? ऋषालु। ऋषालु का किला अभी मैंने आपको बताया कहाँ पे है? जौनसार में स्थित है। और सबसे बड़ी बात कि जो बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण है वो किसने किया था? सीलवर्मन ने किया था। बाढ़ वाला सीलवर्मन ने किया था। और कहा जाता है कि जो यमुना नदी के आसपास का क्षेत्र है, यमुना नदी तट पर जो सीलवर्मन था, सीलवर्मन ने क्या किए थे? 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। किसने किए थे? सीलवर्मन ने। क्वेश्चन बन सकता है कि वार्षगोण्य राजवंश में या युगसैल के गोत्रीय राजवंश में 4 अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञ किसने किए थे? तो सीलवर्मन ने किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों याद रखना कि जो गुप्त वंश की स्थापना थी
सबको हरा करके क्या किया था, जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त कहाँ है पे, समुद्रगुप्त ने क्या की थी, गुप्त वंश की स्थापना की थी। यहाँ पे होता क्या है कि जब समुद्रगुप्त क्या करते हैं, ऊपर के जितने भी छोटे छोटे वंश थे, जो छांगलेस हो गए, वार्षगुण राजवंश हो गए, मित्र वंश हो गए, एक साइड में खस थे, योद्धे थे, इन सबको इनके मोस्टली आधे से अधिक हिस्से को हराकर यहाँ पे समुद्रगुप्त क्या कर देता है, गुप्त वंश की स्थापना कर देता है। लेकिन समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद, यहाँ समुद्रगुप्त की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र रामगुप्त गद्दी पर बैठता है। कौन? रामगुप्त गद्दी पर बैठता है। और याद रखना रामगुप्त क्या करता है कि रामगुप्त पर कुतुर राजा खसादिपति के मध्य युद्ध होते हैं। जो ये रामगुप्त था, इस पर जो कुर्तपुर राजा था या कुतुरी राजा था, उस पर खसादिपति उस पर आक्रमण करता है और इसको हरा करके खसादिपति विजय हो जाता है, रामगुप्त हार जाता है। साथ में वो क्या कर देता है कि रामगुप्त की पत्नी को उठाकर ले जाता है, जिसके बदले में रामगुप्त के बाद जब गद्दी पे चंद्रगुप्त द्वितीय बैठता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है, कुर्तपुर या कुतुरी राजवंश का विनाश करता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के हिसाब से है, लेकिन याद रखना यहाँ पे तुम्हारे काम का ये यहाँ पे नहीं है। कुषाणकालीन मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई? जो कुषाणकालीन मुद्राएं थी, वीरभद्र से, गोविशाण से, मोरध्वज से, या तीनों जगहों से। तो याद रखना दोस्तों, जो कुषाणकालीन मुद्राएं हुई हैं ये सभी जगहों से। जो वीरभद्र है, वीरभद्र कहां पे आप प्रेजेंट टाइम में, ऋषिकेश के आसपास, ऋषिकेश में। गोविशाण लिखा गया है, गोविशाण कहाँ है? काशीपुर में। ठीक है, गोविशाण काशीपुर। और जो ये मोरध्वज है कहाँ पे है? मोरध्वज का किला भी आगे है, कोट द्वार में। जब मैंने पौड़ी डिस्ट्रिक्ट पर आया था उस टाइम पे ये सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट सीरीज नहीं देखी है तो आप जाकर के पहले वो देख लें। अगला क्वेश्चन, कुषाणों का सबसे शक्तिशाली राजा था। जो कुषाणों का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ऋषालु, शीलवर्मन, कनिष्क या नरपत जयदास? तो दोस्तों याद रखना, जो कुषाणों का सबसे शक्तिशाली राजा था वो कौन था? कनिष्क था। कुषाणों का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? कनिष्क था। और याद रखना, ऋषालु मैंने अभी आपको बताया कि जिसका युगशैल का गौत्य राजवंश हो उसमें क्या था? जो ऋषालु का दुर्ग है। शीलवर्मन क्या था? युगशैल राजवंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, इसका पुत्र ऋषालु था और ऋषालु का किला जौनपुर में स्थित है, जौनसार में स्थित है। और नरपति जयदास की मैंने सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि जो नरपति जयदास था, जो क्या है, छांगलेस वंश है, उस छांगलेस वंश की जो राजधानी कहाँ पे थी? लाकामंडल थी। उसके जो हमें खंडित अभिलेख मिलते हैं, उन खंडित अभिलेखों में जो पहला नाम मिलता है वो मिलता है नरपति जयदास का। बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आप अगर वीडियो पे टाइम खर्च कर रहे हो तो कुछ ना कुछ समझ के जाओ। ठीक है, इसलिए चारों ऑप्शनों को डिफाइन कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन, कुषाणकालीन मुद्राओं पर किसका अंकन मिलता है? जो कुषाणकालीन मुद्राएं हैं, कुषाणकालीन मुद्राओं पर किसका अंकन मिलता है? देवी और मृग का, शिव और नंदी का, कार्तिकेय का, या सूर्य का? ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करो। तो याद रखना, जो कुषाणकालीन मुद्राएं हैं, कुषाणकालीन मुद्राओं से हमें किसकी प्राप्ति होती है? क्या मिलता है कुषाणकालीन मुद्राओं पे? शिव और नंदी की मूर्तियां, शिव और नंदी के अंकन मिलता है। अब याद रखना, इससे पहले मैंने कहा कि जो कुषाणों में सबसे शक्तिशाली राजा था कौन था? कनिष्क सबसे शक्तिशाली राजा था। इसका जो राजपुरोहित था, राजपुरोहित कौन था? पतंजलि। कौन था? पतंजलि। और पतंजलि ने ही क्या दिया था? क्या कहते हैं इसको? योग दर्शन। ठीक है, पतंजलि ने ही क्या दिया था? योग दर्शन दिया था, जिस पर प्रेजेंट टाइम में जिस योग के पीछे पौने आंख वाले बाबा राज कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वृत्ताकार रजत मुद्रा किस वंश की प्राप्त हुई हैं? जो वृत्ताकार रजत मुद्राएं हैं, वो वृत्ताकार रजत मुद्राएं किस वंश की प्राप्त हुई हैं? चंद, कुलूत, कुषाण या यौदेय? तो याद रखना दोस्तों, जो वृत्ताकार रजत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो कुलूत वंश की प्राप्त हुई हैं। किसकी? कुलूत वंश की प्राप्त हुई हैं। अब अगर हम कुलूत वंश के बारे में थोड़ा देखने की कोशिश करें तो जो कुल्लू घाटी है, कुल्लू घाटी के आसपास का क्षेत्र क्या था? इन कुलूत वंश के राज था। और कुलूत वंश की जानकारी जो हमें मिलती है वो दो चीजों से मिलती है। एक मिलती है बृहत संहिता से, और दूसरी जो मिलती है मुद्रा राक्षस से। बृहत संहिता से और मुद्रा राक्षस से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, और याद रखना, जो कुलूत वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था वो वीरयश इसका सबसे शक्तिशाली राजा था, और वृत्ताकार मुद्राएं ही इसकी प्राप्त होती हैं। यहाँ पे याद रखना, जो कुलूत वंश है सारे चीज इसके वो से हैं। जानकारी मिलती है बृहत संहिता से। ठीक है, जो इसकी मुद्राएं थी क्या थी? वृत्ताकार मुद्राएं थी, और इनका सबसे शक्तिशाली राजा था वीरयश था। यानी सारी के सारे क्वेश्चन वो से शुरू हो रहे हैं। ठीक है,
दोस्तों अगला क्वेश्चन, यदुवंश की स्थापना, जो यदुवंश है या यदुवंश की स्थापना की थी, श्री सेन वर्मन ने, शील वर्मन ने, कनिष्क ने या नरपति जयदास ने। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जो यदुवंश की स्थापना की थी वो किसने की थी? वो की थी श्री सेन वर्मन ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजकुमारी ईश्वरा का विवाह किस गुप्त शासक से हुआ था? रामगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो याद रखना दोस्तों, जो राजकुमारी ईश्वरा का विवाह था, राजकुमारी ईश्वरा का विवाह क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था। किससे हुआ था? कहाँ है चंद्रगुप्त, यहाँ पे खाली एक लिखा है, चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था। याद रखना यहाँ पे जो राजकुमारी ईश्वरा थे, राजकुमारी ईश्वरा क्या थी? भास्करा वर्मन की बेटी थी। भास्करा वर्मन की बेटी थी कि राजकुमारी ईश्वरा किसकी पुत्री थी? भास्करा वर्मन की पुत्री थी। ठीक है, और राजकुमारी ईश्वरा के संबंध में एक क्वेश्चन और बनता है, क्या है वो? अभी याद नहीं आ रहा दोस्तों, कुछ है राजकुमारी ईश्वरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुषाणों को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो कुषाणों को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी? पौरव ने, कुलूत ने, नागु ने या यौदेय ने? तो याद रखना, जो कुषाणों को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो निभाई थी यौदेयु ने। किसने निभाई थी? यौदेयु ने वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यौदेय वंश की मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई? कालोडांडा से, जौनसार से, ए और बी दोनों या वीरभद्र से? तो दोस्तों याद रखना, जो यौदेय कालीन मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं वो मुख्य रूप से जौनसार भावर और कालोडांडा पौड़ी से, दोनों जगहों से प्राप्त होती हैं। जौनसार भावर से और कालोडांडा पौड़ी से प्राप्त होती है, यानी ए और बी ऑप्शन दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, और याद रखना कि जो यौदेय वंश की क्या है मुद्राएं हैं वो द्वियात्री लिपि लेख में मिलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि 2 और 3 लिपियों में किस वंश के सिक्कों में अंकन मिलता है? तो यह क्या हो जाएगा, जो यौदेय वंश के सिक्के हैं उन पे 2 और 3 लिपियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, साथ में जो की पॉइंट बता जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको समझते जाओ। अगला क्वेश्चन, यौदेय कालीन मुद्राओं का अंकन मिलता है। जो यौदेय कालीन मुद्राएं हैं उन पर अंकन मिलता है देवी और मृग का, शिव और नंदी का, कार्तिकेय का या सूर्य का? तो दोस्तों याद रखना, जो यौदेय कालीन मुद्राएं हैं, यौदेय कालीन मुद्राओं पे जो अंकन मिलता है उन यौदेय कालीन मुद्राओं पे किसका अंकन मिलता है? शूलधारी कार्तिकेय का। कहाँ पे है? कार्तिकेय का, या कहीं सीधे कार्तिकेय लिखा होगा या शूलधारी कार्तिकेय का वर्णन मिलता है। शूलधारी कार्तिकेय का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? शूलधारी कार्तिकेय का वर्णन मिलता है। ठीक है, और इससे पहले यहाँ पे जो शिव और नंदी था, इससे पहले मैंने क्या बोला था कि शिव और नंदी का वर्णन किस राज के सिक्कों में मिलता है? तो जो शिव और नंदी हैं, याद रखना, जो कुषाण काल के सिक्के हैं, अभी मैंने पहले बताया कुषाण काल। ठीक है, कुषाण काल के सिक्कों पे क्या मिलता है? शिव और नंदी का, और शूलधारी जो कार्तिकेय हैं वो किसमें मिलता है? यौदेय कालीन मुद्राओं पे उसका अंकन मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गढ़वाल और कुमाऊं के संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर किसने कहा था? जो गढ़वाल और कुमाऊं का संपूर्ण भूभाग है उसको वेनसोंग ने, कनिंदम ने, टोलमी ने या विलियम फिंच ने विलियम फिंच ने? तो दोस्तों याद रखना, जो गढ़वाल और कुमाऊं का संपूर्ण भूभाग था उसको ब्रह्मपुर कहा था। किसने? कनिंदम ने कहा था। ठीक है, बाकी जो भारत आने वाले, ये उत्तराखंड आने वाले जितने भी विदेशी यात्री हैं, इस पे स्पेशल वीडियो बना रखा मैंने। जितने भी विदेशी यात्री आए उन किसने क्या काम किया, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हो। तो जो याद रखना, गढ़वाल और कुमाऊं में संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर किसने कहा था? कनिंदम ने कहा था। अगला क्वेश्चन, कान्यकुब्ज। ठीक है, जो क्या था? कान्यकुब्ज के अधीन राज्य नहीं था। जो हर्षवर्धन का, जो थानेश्वर का वर्धन वंश था, उसके अधीन कौन सा राज्य कान्यकुब्ज था? कान्यकुब्ज के अधीन जो हर्षवर्धन राज्य था, जो हर्षवर्धन का काल था, जो थानेश्वर का वर्धन वंश की, अगर मैं बोलूँ वर्धन वंश की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो थानेश्वर का वर्धन वंश था उसके टाइम पे कान्यकुब्ज के अधीन कौन सा राज्य नहीं था? ब्रह्मपुर, शत्रुघ्ननगर, गोविशाण या सिंहपुर? तो दोस्तों याद रखना कि जो विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत मिलता है, मोस्टली वेनसोंग का जो यात्रा वृत्तांत है उससे हमें पता चलता है कि जो कान्यकुब्ज के अधीन राज्य था उनमें कौन कौन थे? ब्रह्मपुर थे, शत्रुघ्ननगर था और गोविशाण था। ठीक है, यानी सिंहपुर उसमें राज्य नहीं था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे अगर हम सिंपल तरीके से एक बात देखें कि यहीं पे वर्धन वंश के बारे में और क्वेश्चन नहीं है ना, तो जो कान्यकुब्ज के अधीन राज्य, कान्यकुब्ज के अधीन राज्य था, उसके बारे में अगर हम देखें यहाँ पे क्या कोई क्वेश्चन आया, क्या छूट गया गढ़वाल कुआं को संपूर्ण। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे क्या बात क्या थी कि जो हर्षवर्धन काल था या थानेश्वर का वर्धन वंश था, उसकी क्या थी कि उसकी जानकारी मिलती है हमें मुख्य रूप से हर्षचरित्र से। और हर्षचरित्र जो रचना है वो किसकी थी? बाणभट्ट की। ठीक है, किसकी थी? बाणभट्ट की रचना थी। और इसके मुख्य इसका जो कार्यकाल माना जाता है, ये माना जाता है कि जो कान्यकुब्ज का वर्धन वंश था उसका अंत हुआ था कब? 647 में। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे इसके, ऐसा नहीं हो सकता मैंने क्वेश्चन बनाया ही ना हो। नागों का राज्य उत्तराखंड में किस सदी में था? जो नागों की सत्ता थी उत्तराखंड में किस सदी में थी? 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। तो दोस्तों याद रखना जो नागों की सत्ता थी, नागों की सत्ता कब थी? 6वीं शताब्दी में थी। कब थी? 6वीं शताब्दी में थी। और याद रखना जो नागों के अच्छा है पुष्टिका कि नागों के निवास की पुष्टि करता है। तो दोस्तों याद रखना जो नागों के निवास की जो पुष्टि करता है वो करता है कौन? गोपेश्वर त्रिशूल लेख। ठीक है, गोपेश्वर का त्रिशूल लेख करता है। और याद रखना जो गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से क्वेश्चन बनता है कि गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से कितने राजाओं की जानकारी मिलती है, तो वहां पे आंसर हो जाएगा 4 राजाओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, वहां पे गणपति नाग, विभुनाग, अशुनाग, इनकी मोस्टली रूप से क्या मिलती है? गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से जानकारी मिलती है। और अगर मैं गोपेश्वर त्रिशूल लेख की बात करूं तो गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राही लिपि का प्रयोग किया गया है। किसका? ब्राही लिपि का प्रयोग किया गया है। और याद रखना कि जो ये नाग वंश था, ब्राही लिपि का प्रयोग किया गया। इसका जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो कौन था? गणपति नाग इनका सबसे शक्तिशाली राजा था। कौन था? गणपति नाग। और इस पे अभी बता दिया मैंने गोपेश्वर त्रिशूल लेख से किस लिपि का प्रयोग किया गया है, तो याद रखना ब्राही लिपि का प्रयोग किया गया। यहाँ पे 2 ऑप्शन लिए ही नहीं गए हैं अभी। अगला क्वेश्चन, नाग वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। नाग वंश का जो सबसे, अभी मैंने इससे पहले बताया कि नाग वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो कौन था? गणपति नाग। कहां पे है? गणपति नाग इनका सबसे शक्तिशाली राजा था। अगला क्वेश्चन, यमुना घाटी में यदुओं को मिटाने का श्रेय किसको दिया जाता है? जो यमुना घाटी है, यमुना घाटी में यदुओं को मिटाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो याद रखना जो यमुना घाटी के क्षेत्र था वहां से जो यदुओं को मिटाने का श्रेय दिया जाता है वो भी नाग वंश के सबसे शक्तिशाली राजा गणपति नाग को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? गणपति नाग को दिया जाता है। और याद रखना इस गणपति नाग का जो हमें मोस्टली वर्णन मिलता है वो रुद्र महालय मंदिर से मिलता है। रुद्र महालय मंदिर। ठीक है, और ये रुद्र महालय मंदिर के बारे में पहले बता चुका हूं कि उत्तराखंड का सबसे प्राचीन जो शिव मंदिर है रुद्र महालय मंदिर है। ये रुद्र महालय मंदिर कहां पे? आपके गोपेश्वर में स्थित है। कहां पे? गोपेश्वर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नागों को परास्त किया था। ठीक है, कि जो नागों को समाप्त किसने किया? यहां से वर्धन वंश ने, मौखरी वंश ने, पौरव वंश ने या कत्यूरी वंश ने? तो याद रखना दोस्तों जो नागों को यहां से समाप्त किया वो भगाने में कौन कामयाब हुए? मौखरी राजवंश हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौखरी वंश का जो मौखरी वंश था जो या मौखरी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? विष्णुवर्मन, गृहवर्मन, अग्निवर्मन या विश्ववर्मन? तो दोस्तों याद रखना जो उत्तराखंड में मौखरी वंश था उसका जो अंतिम शासक था वो कौन था? गृह, कहां पे है? गृह वर्म लिखा है, गृह वर्मा था। ठीक है, इसकी हत्या के बाद, इसी गृह वर्मा की हत्या के बाद जो मौखरी राजवंश था इसका जो अंतिम शासक था गृह वर्मा था। इसकी जब हत्या हो जाती है, इसी की हत्या के बाद इसी की जो हत्या के बाद क्या होता है? जो मौखरी राज्य होता है इसके बहनोई हर्षवर्धन के अधीन आ जाता है। हर्षवर्धन के अधीन आ जाता है। ठीक है, जो क्या था? जो थानेश्वर का वर्धन वंश था उस थानेश्वर का वर्धन वंश के अधीन चला जाता है। कौन सा? ये मौखरी राजवंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पौरव वंश की जानकारी किससे प्राप्त होती है? जो पौरव वंश है, पौरव वंश बोलो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज याद रखो, जो अगर आप पौरव वंश बोलो, ठीक है, या पर्वताकार वंश बोलो, ब्रह्मपुर उसकी राजधानी थी, तो उसकी जो पौरव वंश की जानकारी प्राप्त होती है हमें, वो मिलती है हमें किससे? तालेश्वर अभिलेख से। किससे मिलती है? तालेश्वर अभिलेख से। अब यहाँ पे प्रश्न एक बनता है कि तालेश्वर अभिलेख में किस धातु का प्रयोग किया गया है? किस धातु से प्राप्त होते हैं? या तो तांबे से,
कॉपर बोलो, या अष्टधातु से मिलते हैं। ठीक है। और जो पौरव वंश की जानकारी, एक तो तालेश्वर अभिलेख से हो गए, दूसरी जो जानकारी मिलती है हमें ह्वेन-त्सोंग के यात्रा वृत्तांत से मिलती है। ह्वेन-त्सोंग के यात्रा वृत्तांत से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे याद रखना, जो तालेश्वर अभिलेख है, तालेश्वर अभिलेख में मोस्टली ये कहीं पे यहाँ पे ले जाता हूँ, अच्छा है यहाँ पे, तालेश्वर अभिलेख से पौरव वंश के कितने शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों याद रखना, जो तालेश्वर अभिलेख है, तालेश्वर अभिलेख से जो पौरव वंश है, पर्वताकार वंश है, उसके 5 राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। याद रखना, विष्णुवर्मन, विश्ववर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय, इन 5 राजाओं की मोस्टली क्या होती है, हमें तालेश्वर अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। इन 5 राजाओं की मोस्टली जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन था, पौरव वंश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है। दोस्तों याद रखना, जो पौरव वंश था इसमें मोस्टली 2 प्रकार की भूमि थी। कौन कौन क्या थी? 2 प्रकार की भूमि थी। एक थी केदार भूमि और दूसरी थी यहाँ पे क्या है, सारी भूमि। केदार और सारी भूमि। जो केदार भूमि थी, केदार भूमि क्या थी, सिंचित भूमि थी, यानी जिस भूमि पे सिंचाई की सुविधा थी वो भूमि क्या कहलाती थी, केदार भूमि कहलाती थी। और जिस भूमि पे क्या नहीं थी, सिंचाई की सुविधा नहीं थी, वो भूमि सारी भूमि के नाम से जानी जाती थी। यानी जिस पे सिंचाई की सुविधा हो केदार भूमि, और जिस पे सिंचाई की सुविधा नहीं थी सारी भूमि के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, सारी भूमि के नाम से जानी जाती थी। अब यहाँ पे दोस्तों याद रखना कि आगे उसके क्वेश्चन नहीं बने किसके, यहीं पे एक बार इसको समझ लो। वर्धन वंश का, वर्धन वंश में सिर्फ इतना था कि थानेश्वर अभिलेख में किससे जानकारी मिलती है, कनिंदम से। तो दोस्तों याद रखना कि जो थानेश्वर का वर्धन वंश था, अभी मैंने कहा कि जो मौखरी राजवंश था, मौखरी राजवंश का अंतिम शासक था क्या, गृहवर्मा। गृहवर्मा की मृत्यु के बाद जो मैखुरी राज्य था वो किसके अधीन चला जाता है, उसके बहन के पति, ठीक है, कि हर्षवर्धन के पास चला जाता है। अब दोस्तों याद रखना, जो सबसे पहले इसमें से हर्षवर्धन के कार्यकाल से जो बात आती है, जो काम की चीजें हैं तुम्हारे, जो हर्ष चरित्र की रचना की थी वो की थी किसने, बाण भट्ट ने। बाण भट्ट ने किसने की थी, क्वेश्चन देखते जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसीलिए यहाँ पे इनको बता रहा हूं कि हर्षचरित्र की रचना किसने की थी, हर्षचरित्र की रचना किसने की, बाण भट्ट ने, बाण भट्ट ने। ठीक है, ह्वेन-त्सोंग के यहाँ के जो किसके कार्यकाल में ह्वेन-त्सोंग था, हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। इसने यहाँ पे कितने बौद्ध विहार बताए थे, ह्वेन-त्सोंग ने 5 बौद्ध विहारों का वर्णन किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया था, गढ़वाल कुमाऊं का संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा था, तो वो कनिंदम ने कहा था। हरिद्वार ने बाकी ह्वेन-त्सोंग को हरिद्वार ने क्या कहा, क्या था, हरिद्वार को ह्वेन-त्सोंग ने क्या कहा था, मोयुलो, ये तो छोटी चीज है। ठीक है, और कन्या जो थानेश्वर का अभिलेख, थानेश्वर का वंश था, राजवंश था, उसका अंत कब हुआ था, 647 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अधीन कौन कौन राज्य थे वो मैंने बता दिया था, ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविशान राज्य थे। और इन तीनों राज्यों का वर्णन किससे मिलता है, ह्वेन-त्सोंग के यात्रा वृत्तांत से मिलता है। ठीक है, और जितने भी ये राज्य थे, ये तीनों राज्य थे जो थानेश्वर अभिलेख के अधीन, ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविशान, इन सभी में क्या था, ब्रह्मपुर राज्य सबसे बड़ा राज्य था, या पौरव वंश जिस ब्रह्मपुर से क्या हुई, पौरव वंश की उत्पत्ति हुई, वो सबसे बड़ा राज्य था। ठीक है, वो क्या था, सबसे बड़ा राज्य था। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मिलता हूं तो अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।